नमस्कार दोस्तों। आज हम इस क्लास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत का जो स्थिति था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का समय है वो भारत में राजनीतिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण समय माना जाता है, क्योंकि ये वो समय है जब जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की जो संकल्पना है वो साकार हो रही है। अब धीरे धीरे करके जन से जनपद का जो पूरा क्रम चला था वैदिक काल में और उसके बाद उत्तर वैदिक काल में, वो इस समय तक आते आते महाजनपद के रूप में परिणित होने लगा था। तो इसको हम एक एक पॉइंट को देखेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि जो जन शब्द है उसका उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जन के लिए एक कुल के सभी सदस्य का वर्णन हुआ है। मतलब एक ही कुल में जो रहने वाले लोग थे उनको जन कहा जाता था। अब बाद में ये जो जन है वो आगे चल के जनपद बना, और ये जो जनपद का जो संकल्पना है वो उत्तर वैदिक काल में इसका विकास। ये जो जन का संकल्पना है वो ऋग्वैदिक काल में इसका विकास हुआ था, और ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक आते आते जन जो है वो अब जनपद में परिवर्तित होने लगे। अब यहाँ जनपद जो था वो कुछ जनों को मिलाकर जनपद का निर्माण होने लगा। इसके साथ इस समय तक कहता है कि लोक तकनीक तथा कृषि के विकास ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का ये जो सफर था उसमें कृषि का जो विकास हुआ उसने और लौह तकनीक ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। मतलब जैसा कि हम लोगों ने देखा कि जो वैदिक कालीन भारत था, वैदिक काल में भी जो ऋग्वैदिक कालीन भारत था, वहां के लोग जो थे वो अधिकतर पशुपालक थे। उसके बाद ऋग्वेद से जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो अब पशुपालन के साथ साथ जो कृषि कार्य है उसका भी आरंभ हो गया था, लेकिन कृषि और पशुपालन साथ साथ ही चल रहा था। लेकिन इस समय तक आते आते कृषि का जो उत्पादन था वो ज्यादा मुखर रूप से आगे बढ़ रहा था, और साथ ही पशुपालन भी चल रहा था। ऐसा नहीं पशुपालन बंद हो गया था। जो लोग थे वो धीरे धीरे करके जो भी नदियां थी, मतलब जहां वाटर का जो सोर्स था वहां पे लोग धीरे धीरे अपना स्थायी जीवन जो है वो बसाना शुरू किए, और ये जो आर्य लोग थे उनके जीवन में अस्थायित्व का जो प्रसार है वो धीरे धीरे हो रहा था। लेकिन लौह तकनीक के उपयोग ने उन्हें खेती या जो कृषि कार्य है उसको करने में सहूलियत प्रदान की, और इससे क्या हुआ कि उद्योग धंधे का विकास हुआ, और उद्योग धंधे के विकास के कारण धीरे धीरे जो सभ्यता है वो और विकसित होते गया, और ये जो संकल्पना है जनपद से महाजनपद का वो आगे बढ़ा। कहता है कि जनपद काल की जो स्थितियां हैं उसके बारे में उसका जो चित्रण है वो बौद्ध साहित्य में हमको मिलता है, क्योंकि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर जो थे वो इसी काल श्रेणी के माने जाते हैं। इसलिए उस समय अधिकतर जो बौद्ध ग्रंथ हैं उस पर हमें उस काल के लोगों का जो जीवन था उनकी झलक मिलती है। उससे हमको पता चलता है एक तरीके से ये बौद्ध और जैन साहित्य जो हैं वो हमें उस काल के इतिहास की जानकारी देने में हमारी मदद करती है। यहाँ
हमें ये भी पता चलता है कि क्योंकि इस समय तक जो महाजनपद थे वो एक दूसरे से लड़ भी रहे थे, एक जन दूसरे जन से लड़ते रहता था। तो इस प्रकार की जो लड़ाइयां थी वो हमेशा होती रहती थी, और ये जो इस प्रकार की जो लड़ाइयां थी, एक जन का जो दूसरे जन के साथ जो संघर्ष होता था उसे संग्राम कहा जाता था। इसकी जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है। फिर कहता है कि करीब 1000 ईसा पूर्व के समीप लोहे का आरंभिक साक्ष्य अतरंजी खेड़ा की खुदाई से हमें 1000 ईसा पूर्व में लोहे का प्रमाण मिला है, लोहे का साक्ष्य मिला है, जिससे ये पता चलता है कि इस समय तक जो आर्य लोग थे वो लोहे का प्रयोग कर रहे थे, लोहे के प्रयोग के बारे में वो जानते थे, और ये जो लोहा का प्रयोग था उसने उनको बहुत हद तक मदद किया। अब जो भी उनके औजार थे वो ज्यादा अच्छे तरीके के बनाए जाने लगे। खेती बाड़ी में जो हल का जो फाल होता है उसका उसका जो है लोहे का यूज करके वो बनाया जाने लगा। इसके साथ कृषि कार्य में लगने वाले और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी इक्विपमेंट्स थे, जो भी सामान थे, वो अब लोहे के बनने लगे। पहले के अपेक्षा अब वो ज्यादा धारदार हो गए, ज्यादा उपयोगी हो गए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो लोहे का आविष्कार था इसने इन आर्य लोगों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया, और इनका जो विकास का प्रक्रिया है उसको बढ़ाने में मदद किया। अब पशुचारण का स्थान जो है वो कृषि ने ले लिया था, कृषि के प्रमाण मिलने लगे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पशुचारण खत्म हो गया था। अभी भी जो था वो पशुचारण हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ कृषि कार्य जो है उसमें तीव्रता आ गई थी, और हमें बहुत सारे जो पशु हैं, घोड़ा, उसका आयात करना, इन सारी चीजों के बारे में भी हमें जानकारी मिलता है। और खास करके मध्य गंगा घाटी में जो चित्तित धूसर मृदभाण मिले हैं उनसे भी हमें ये पता चलता है कि अब जो आज लोग थे वो खेती बाड़ी की तरफ इनका ज्यादा झुकाव या ज्यादा रुझान धीरे धीरे बढ़ रहा था। कहता है कि जनपद के विकास का जो स्वरूप था, जन से जनपद बना, और जनपद का जो विकास का स्वरूप था उसे उसका 3 प्रकार का जो स्वरूप है वो हमको देखने को मिलता है। पहला था कि कुछ जन या कबीले ने अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर ली थी, मतलब उन्होंने खुद का अपना विकास किया, और खुद का विकास करने के बाद वो जनपद महाजनपद में परिवर्तित हो गए। और इस प्रकार के जो महाजनपद थे उनमें मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल का नाम आता है। तो एक और जो प्रकार के जनपद थे वहां क्या था, तो पारस्परिक संयोग से जनपद का निर्माण हुआ, मतलब कुछ जन को एक साथ मिला दिया गया और इस प्रकार से जनपद का निर्माण हुआ। ऐसा एग्जाम्पल मिलता है पंचाल। ऐसा माना जाता है कि 5 जो जन थे उनको मिलाकर पांचाल का निर्माण किया गया था। तो तीसरा प्रकार है विजय प्राप्त करके, मतलब अगर कोई शक्तिशाली जन होता था तो वो कमजोर जन पे अटैक करके उसको अपने अंडर कर लेता था, और इस प्रकार से वो जन जो है वो धीरे धीरे जनपद के रूप में परिवर्तित होता था, और इस प्रकार के जनपद का निर्माण है आज। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये 3 जो विकास की प्रक्रिया है जन से जनपद का, वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद क्या कहता है कि लौह तकनीक पर आधारित कृषि के विशेष उत्पादन ने जनपद से महाजनपद का मार्ग प्रशस्त किया। अब भाई जब लौह तकनीक का यूज होने लगा, खेती बाड़ी जो है वो अच्छे से होने लगा, तो जब खेती बाड़ी अच्छा होगा तो अधिशेष बचेगा, मतलब वैसा भी बचेगा जो कि अब हमारे यूज से ज्यादा है। और जब हमारे यूज से ज्यादा कोई सामान बचेगा तो फिर उसका व्यापार होगा, उसको बेचा जाएगा और उसके बदले कोई दूसरा चीज खरीदा जाएगा। तो कहता है कि यही जो लौह तकनीक पर आधारित
ये जो व्यवस्था थी जिससे कृषि का जो उत्पादन था उसमें अधिशेष की मात्रा में वृद्धि हुई और इस प्रक्रिया ने जनपद को महाजनपद में बहुत तेजी से कन्वर्ट करने का काम किया, उसको आगे बढ़ाने का काम किया। उस समय के जो बौद्ध साहित्य है उसमें कई प्रकार के उद्योग धंधों का हमको जिक्र मिलता है और उससे जो संबंधित श्रेणियां थी, मतलब अलग अलग उद्योग धंधे जो थे वो अपने आप में संगठित थे श्रेणियों के माध्यम से। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो श्रेणियां थी वो इन उद्योग धंधे का एक समूह था। जैसे आज भी आप देखते हैं बढ़ई का अलग एक ग्रुप है, सुनार का अलग ग्रुप है, कहार का अलग ग्रुप है, अलग अलग प्रकार का। तो उसी प्रकार से ये श्रेणियों का विकास हुआ। श्रेणी का जो मुखिया था उसको जेठक कहा जाता था और व्यापारिक श्रेणी का जो मुखिया था उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। ये जो श्रेष्ठी थे उनका समाज में बहुत रिस्पेक्ट था, राजा इनको बहुत रिस्पेक्ट करता था और ग्राम में जो गृहपति का जो पावर था या गृहपति को जो मान सम्मान था, उसी प्रकार से शहरों में ये जो श्रेष्ठी लोग थे उनको मान सम्मान प्राप्त था। एक बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो कि सूत पिटक का ही अंश है, उसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है कि इस समय तक 16 महाजनपद जो थे वो अस्तित्व में थे। उस समय के जो कुछ मुख्य नगर थे, धीरे धीरे जब कृषि काज होने लगे, अधिशेष बढ़ने लगे, श्रेणियां का विकास होने लगा, उद्योग धंधा का विकास होने लगा, तो इस प्रकार से नए नए जो नगर थे, प्रमुख नगर, उनका निर्माण हुआ। और उस समय जो प्रमुख नगर थे उसमें चंपा, कौशाम्बी, राजगृह, श्रावस्ती, उज्जैनी, वैशाली और पाटलिपुत्रा महत्वपूर्ण रूप से विख्यात थे। इसके साथ कुछ जो शहर थे वो खास करके व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे क्योंकि वो व्यापारिक मार्ग पे पड़ते थे। तो ऐसे जो व्यापारिक महत्वपूर्ण केंद्र थे जिसमें कंबोज, कौशाम्बी, कोसल और वाराणसी का नाम आता है। इसके साथ हम लोग देखते हैं कि जो बौद्ध साहित्य है वहां पे एक गृहपति है जिनका नाम है मेनक, उसकी जानकारी हमको बौद्ध साहित्य से मिलता है कि जो गृहपति हैं वो करीब 1250 गायों का जो झुंड है वो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, ठीक है ना, उनको ये दान देते हैं। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के लोग थे जो कि पावरफुल थे, जिनके पास बहुत ज्यादा धन संपदा था, ठीक है ना, तो उनका भी हमें उल्लेख मिलता है कि ऐसे ऐसे लोग थे जो कि उस समय मदद करते थे या उस समय आर्थिक मामले से ये कुछ सुदृढ़ लोग थे, जिनमें से एक नाम जो है वो गृहपति मेढक का नाम आता है, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य में किया गया है। इसके अलावा जो ऐतरेय ब्राह्मण है वहां पे 5 प्रकार की प्रणालियों का उल्लेख किया गया है कि भाई ये जो महाजनपद थे वहां पे किस किस प्रकार की प्रणालियां काम करती थी। तो 5 प्रकार की जो प्रणालियां हैं उसको बताया गया है। अब आप इस पिक्चर को थोड़ा ध्यान से आप देखना, तो कहता है कि ये जो पूरा का पूरा जो महाजनपद काल है इसमें जो प्रमुख महाजनपद थे उनका जो उदय था वो उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक ये फैला हुआ था। तो पूरब में पूर्वी बिहार से लेकर पश्चिम में पश्चिमी पाकिस्तान तक ये इनका विस्तार था। ये आर्य लोग जो आए थे वो वही पश्चिमी पाकिस्तान से लगते हुए हिमालय का जो तराई है वहां से होते हुए पूर्वी बिहार और नीचे जो है वो गोदावरी नदी तक इनका जो है अब तक विस्तार हो चुका था। अब यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो किस किस प्रकार का था, तो कहता है कि जो बीच वाले राज्य थे, जो मध्य भारत के जो राज्य थे, जिसमें से जो कुछ मुख्य उस समय महाजनपद थे जिसमें कुरु, पंचाल और कौशल का नाम आता है,
और यहाँ पे राजा होते थे, राज्य प्रणाली था। ये राजा जो होते थे वो एक प्रकार से प्राचीन कालीन जो परंपरागत शासन प्रणाली है उसके अकॉर्डिंग ये शासन व्यवस्था चलाते थे। तो उत्तर में उत्तर कुरु और उत्तर मध्य ये राज्य थे और यहाँ पे विराट प्रणाली थी। यहाँ के जो राजा थे वो विराट कहलाते थे और यहाँ वैराज्य प्रणाली चलता था। अब ये वैराज्य प्रणाली क्या है, तो यहाँ जो जनता है वो अपना शासक स्वयं चुनता था। ये जो हिमालय के तराई वाला जो एरिया है वहां ऐसा माना जाता है कि अभी तक जो लोग थे वो अपने राजा का चुनाव स्वयं करते थे और जैसे जैसे वो नीचे चलते आता है, मतलब जब आप देखते हैं गंगा जमुना दोआब का जो क्षेत्र है तो वहां पे जब आता है तो वहां पे कृषि का अधिशेष ज्यादा होने के कारण जो कर प्रणाली है उसका विकास होता है और राजा जो है वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है। यहाँ पे अभी भी जो है वो एक प्रकार से वही जो पुराना कबायली संगठन टाइप का कि भाई कबीला में सारे लोग जो हैं वो बराबर हैं और उसी में से कोई किसी को राजा चुन दिया कि भाई ये जो है वो राजा रही। तो इस प्रकार का व्यवस्था जो है वो वहां देखा जाता है, जिसको वैराज्य प्रणाली कहा जाता है। अब पश्चिम में अगर हम चलते हैं तो इसमें स्वराट, यहाँ के जो राजा हैं वो स्वराट कहलाते थे और स्वराज्य प्रणाली यहाँ काम करता था। स्वराज्य प्रणाली का मतलब था समानों में ज्येष्ठ, मतलब सारे लोग समान ही थे लेकिन उसी में से समान लोगों में से किसी एक लोग को ज्येष्ठ मान लिया जाता था कि भाई आप जो है वो बड़े हैं। और इस प्रकार के जो राज्य थे उसमें से सौराष्ट्र, कच्छ और सौवीर का नाम आता है। अब जब हम नीचे चलते हैं दक्षिण की ओर, तो दक्षिण की ओर जब हम चलते हैं तो यहाँ गोदावरी नदी का जो तट है वहां पे सातत्य यादव राज्य थे जिसमें से अंधक और वृष्णि जो राज्य हैं उनका वर्णन मिलता है। और यहाँ के जो राजा थे वो भोज्य कहलाते थे, भोज प्रणाली यहाँ पे कार्य करता था। अब इसमें क्या था कि इसमें था कि निश्चित समय के लिए किसी राजा को शासक बनाया जाना कि भाई इतना निश्चित समय के लिए आप शासक हैं और उसके बाद कोई और शासक होगा। भगवान कृष्ण को ऐसा माना जाता है कि शायद जो कृष्ण थे वो यही जो राज्य है, ठीक है ना, भोज्य प्रणाली उससे संबंधित इनका राज्य था। तो पूर्वी बिहार में चलते हैं पूरब की तरफ, यहाँ पे सम्राट प्रणाली था और साम्राज्य की संकल्पना थी। साम्राज्य की संकल्पना क्या थी, तो भाई यहाँ वंशानुगत शासन व्यवस्था चलता था, मतलब राजा के बाद उसका बेटा राजा, उसके बाद उसका बेटा राजा। और ये कार्य कहाँ हो रहा था, तो उस समय मगध कालीन और अंग जो थे वो इसके मुख्य केंद्र थे। अब यहाँ वंशानुगत में जो बृहद्रथ का नाम आपने, बृहद्रथ नहीं, वो कृष्ण ने वो उनका टांग चीर दिया था, ठीक है, तो उनका नाम जो है वो थोड़ा सा वो कंफर्म नहीं हम हो रहे हैं। कौन सा शासक था जिसका वो भीम ने कृष्ण के इशारे पे उनका टांग चीर दिया था, दिमाग से निकल गया है। तो उनका जो शासन था वो यहाँ पे माना जाता है कि उनका शासन था। और इससे हमें उस महाभारत कालीन जो घटनाएं हैं उसका भी जुड़ाव का अनुभव होता है कि यहाँ पे कृष्ण इस वंश से, और देखिए नाम जो है, एक मिनट, जरासंध, जरासंध, देखिए जरासंध, जरासंध, जरासंध जो थे वो यहीं से थे मगध, और ये कृष्ण जो थे वो यहाँ से थे। और कृष्ण और जरासंध का हमको एग्जाम्पल मिलता है, उदाहरण मिलता है देखने से महाभारत कालीन में।
तो इस प्रकार से जो पूरा राज्य था वहां पे ये अलग अलग प्रकार की जो पद्धतियां थी वो कार्य कर रही थी। इसके अलावा कुछ गणतांत्रिक राज्य भी थे जहां पे गणतंत्र व्यवस्था चल रहा था। उसके बारे में हम आगे वाले जो वीडियो है उसमें देखेंगे। अब चूंकि यहाँ एक चीज ये ध्यान देना है कि जो भी राज्य नदियों के किनारे थे वहां उनका कृषि का विशेष ज्यादा होता था। उन मतलब जो उत्पादन करते थे वो ज्यादा करते थे, इसलिए उनको बचता भी ज्यादा था, और जब ज्यादा बचता था तो वो उसका व्यापार करते थे, और व्यापार करने के कारण व्यापारिक केंद्रों का विकास हुआ। इसके साथ साथ उद्योग धंधों का विकास हुआ, और जब उद्योग धंधा और उद्योग धंधा का विकास होगा, नगर का विकास होगा, तो इससे क्या होगा कि भाई राजा को सहायता करने के लिए राजा जो है वो लोगों पे कर भी लगाएगा। तो करारोपण ने नौकरशाही को जन्म दिया। मतलब जब लोगों पे कर लगाया जाएगा तो भाई कर तो वसूलने वाला कोई होगा, तो कर वसूलने वाला जो होगा वो कौन होगा, तो राजा का नौकर होगा, नौकरशाही व्यवस्था कायम होगा, और इस प्रकार से रत्नी जो है उसका विकास हुआ। राज्यरोहण के समय यज्ञ और कर्मकांड किए जाते थे, जिसमें देवताओं से प्रार्थना की जाती थी कि राजा को शक्तिशाली बनाए, राजा को बहुत ताकतवर बनाए। इसके साथ उस समय के जो प्रमुख रत्नी या अधिकारी थे, जिनमें से सबसे पहले हैं पुरोहित। ये पुरोहित जो होते थे वो राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देने का काम करते थे, और ये जो पुरोहित लोग होते थे उनका पद बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि राजा इन पुरोहितों के बातों का कभी खंडन नहीं करता था। वो इन पुरोहितों का बड़ा सम्मान करता था और उनके बताए हुए धर्म के रास्ते पर चलने का प्रयास करता था। उसके बाद सेनानी, ये सेनानी जो था वो सेना का प्रमुख होता था, तो इसका भी जो पद था वो महत्वपूर्ण था। फिर है संग्रही। ये जो संग्रहित होते थे वो एक प्रकार से कोषाध्यक्ष का काम करते थे, मतलब सरकारी खजाना में कितना पैसा आया कितना गया, तो ये जो कार्य है वो ये संग्रहित लोग करते थे। सूत जो था वो एक प्रकार से सारथी और न्यायालय मंत्री के जैसा एक कार्य करता था। ग्रामणी जो था वो गांव का प्रमुख था। भागदूत जो था वो राजस्व संग्राहक था, मतलब एक प्रकार से कर को एकत्र करने वाला ये अधिकारी था, राजस्व संग्राहक था। इसके बाद ब्रजपति, ब्रजपति जो था वो एक प्रकार से चारागाह भूमि का अधिकारी था, मतलब पशुओं को चराने का जो भूमि है उसका अधिकारी या उसका प्रभारी जो है वो ब्रजपति कहलाता था। इसके बाद जीवागृहा था। जीवागृहा जो था वो पुलिस का एक बड़ा अधिकारी होता था। फिर अस्पास या जो दूत था वो जासूस या राजा का संदेश वाहक था, राजा का पर्सनल संदेश वाहक होता था। ये जासूस जासूस या संदेश वाहक कहलाता था। अस्पास या दूत इसको कहते थे। कुलपति जो था, कुलपति जो था वो परिवार का मुखिया होता था। मध्यमासी जो था वो विवादों के बीच मध्यस्थता करने का काम करता था। अगर किसी दो व्यक्ति में विवाद हो गया है तो उसके बीच ये मध्यस्थता करने का काम करता था। इसके साथ महिषी जो थी वो मुख्य रानी को महिषी कहा जाता था। गोविंद करताना, गोविंद करताना जो था वो खेल और वन का देखभाल करने वाला ये अधिकारी था। वन का देखभाल कि भाई कोई वन को बर्बाद नहीं कर रहा है, कोई उसको खराब नहीं कर रहा है, कोई किसी प्रकार से वन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो ये कार्य था गोविंद करताना का। उसके बाद पलगाला था। ये जो पलगाला था वो भी एक प्रकार का संदेश वाहक ही था। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि पलगाला भी संदेश वाहक और अस्पास या दूत भी संदेश वाहक। तो ये अस्पास या दूत जो संदेश वाहक था वो राजा का पर्सनल अपना संदेश वाहक होता था, और बाकी जो ऐसे संदेश को कहीं इधर से उधर भेजना है तो उसके लिए
ये पलगाला जो है उसका यूज किया जाता था। मतलब ये नॉर्मल सारा संदेश एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था। और ये जो होते थे वो राजा के मतलब बहुत करीब वाले लोग होते थे, एक प्रकार से जासूस टाइप के लोग होते थे जो कि राजा को पर्सनल संदेश पहुंचाते थे। इसके बाद है छत्री। ये राजमहल का बड़ा अफसर था। इसका कार्य था कि राजमहल का देखभाल करना, राजमहल को सुरक्षा प्रदान करना। तो ये कार्य जो है वो छत्री का था। इसके बाद अछवापा था। अछवापा जो था वो एक प्रकार से लेखपाल का काम करता था। उसके बाद अथापति था। अथापति जो है वो एक प्रकार से मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करता था। और फिर है तक्षण। तक्षण जो था वो बढ़ई का काम करता था, जो कि राज्य से संबंधित जो भी इस प्रकार के कार्य होते थे, बढ़ई से रिलेटेड जो कार्य होते थे उसको तक्षण करता था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत का स्थिति क्या था और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद की संकल्पना किस प्रकार से पूर्ण हुई। आगे चल के हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में सारे महाजनपद को एक एक करके और डिस्कस करेंगे, ताकि इन महाजनपदों को हम अच्छे से समझ पाए। अभी जो है आप लोग इसको वीडियो को देखें, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।